तो ध्यान से समझते हैं। लिंग जो टॉपिक है ना सर, इसके दो अर्थ निकल कर आते हैं। जैसे कि सर एक आता है इसका अर्थ लोक व्यवहार की भाषा के आधार पर, कि सर आम जीवन में लोग लिंग शब्द का अर्थ क्या मानते हैं, और एक आता है सर हमारे काव्य के आधार। काव्य के आधार पर लिंग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आता है एक प्रकार का चिन्ह, आता है एक प्रकार का चिन्ह। चिन्ह या फिर सर एक प्रकार का वर्ग या एक प्रकार की जाति, और जाति से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई ठाकुर कोई बनिया कोई वैसे नहीं। जाति से मेरा मतलब है कि स्त्री जाति की पुरुष जाति, वर्ग से भी मेरा मतलब है कि स्त्री वर्ग की पुरुष वर्ग। और चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, अगर आप चिन्ह इस तरीके से लिख रहे हैं तो समझो गई भैंस पानी में। चिन्ह ऐसे नहीं लिखते। चिन्ह कभी हा पर अंत नहीं होता, चिन्ह किस पर अंत होता है, ना पर। किस पर अंत होता है, चिन्ह ना पर। तो चिन्ह की वर्तनी ये गलत है और ये शुद्ध है। और सर आम जीवन में इस लिंग शब्द का अर्थ होता है गुप्त अंग। क्या होता है, आप मुझसे अच्छा जानते हैं, गुप्त अंग, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, गुप्त अंग। जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं यदि, ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है, गुप्त अंग। मैंने यहाँ पर कहा काव्य में इसका अर्थ क्या है, चिन्ह। तो हमें किस अर्थ को मानना चाहिए, ये सवाल बनेंगे। बताइए लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, गुप्त अंग की चिन्ह। सर चिन्ह प्रायोरिटी पर उत्तर होगा। चिन्ह नहीं होगा तो वर्ग, वर्ग नहीं होगा तो जाति। कि सर चिन्ह का मतलब कि सर एक आइडेंटिटी है कि आप स्त्री हैं कि पुरुष, वो चिन्ह है, ठीक है ना, वो चिन्ह है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक, अब देखो हमारी हिंदी में ये जो चिन्ह टॉपिक है ना, हमारी हिंदी की अगर हम बातचीत करें, ये जो लिंग टॉपिक है इसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। दो प्रकार से होता है सर, कितने प्रकार से, एक तो होता है सर जिसका नाम है स्त्रीलिंग, क्या होता है स्त्रीलिंग, और एक नाम है सर जिसका नाम है पुल्लिंग। क्या नाम है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इस टॉपिक में अधिकतर लोगों को दिक्कत होती है और इसी टॉपिक से अशुद्धि के खूब सवाल बनते हैं। ये मेजर टॉपिक है क्वालिफाइंग परीक्षाओं को पास करने के लिए, ठीक है ना। मेरा व्यक्तिगत मत है कि 70 सवालों में से मिनिमम 4 सवाल मानो इस टॉपिक पर आधारित होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एक का सवाल तो इससे होगा और इससे अशुद्धि के सवाल कम से कम 2 या 3 सवाल होंगे। यानी अगर 2 सवाल इस टॉपिक से आ गए, 2 अशुद्धि वाले टॉपिक पर आधारित होकर आ गए, कम से कम 4 से 5 सवालों का जिम्मेदार अकेला टॉपिक है। बिल्कुल कुछ भी चीजें छोड़नी नहीं है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। जैसे देखिए स्त्रीलिंग और सर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये टॉपिक हमारी हिंदी में संस्कृत से आया है। कहां से आया है, ये टॉपिक हमारी हिंदी में आया है संस्कृत से। और अगर संस्कृत के आधार पर अगर इस टॉपिक को नाप तोल कर हम देखें तो संस्कृत में इसके 3 भेद देखने को मिलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और एक भेद देखने को मिलता है क्लीब वर्ग। क्या देखने को मिलता है, क्लीब वर्ग। और क्लीब का अर्थ होता है नपुंसकलिंग। क्या होता है, नपुंसकलिंग। और नपुंसकलिंग जैसा कोई भेद हिंदी में देखने को नहीं मिलता, नपुंसकलिंग जैसा कोई भी भेद हिंदी में देखने को नहीं मिलता। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर किसी विकल्प में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलावा कोई विकल्प हुआ तो वो हिंदी का वर्णन ठीक नहीं है। यानी अगर किसी विकल्प में नपुंसकलिंग हुआ तो नपुंसकलिंग तो हिंदी में होता ही नहीं है, और नहीं होता तो वो विकल्प कभी नहीं होगा। यानी उत्तर या तो स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग, क्योंकि दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अच्छा सबसे जरूरी बात क्या कि हमारी हिंदी में कितने शब्द हैं अप्रॉक्स। हिंदी में सर शब्दों की संख्या देखने को मिलती है 2 लाख से अधिक, 2,60,000 से अधिक, ठीक है ना। अब कितने अधिक है हमें नहीं पता, लेकिन 2 लाख से अधिक है, ठीक है ना, 2 लाख से अधिक है। अब ये जो 2 लाख से अधिक शब्द हैं इनको सर किस तरीके से बांटें कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा कौन सा पुल्लिंग, ध्यान देने का प्रयास करना। तो ऐसे शब्द जो कि सर हमें थोड़े बहुत सरल लगे, कैसे लगे, सरल लगे। ऐसे शब्द जो थोड़े बहुत सर हमें कोमल लगे, कोमल मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं ना ऐसे कि बड़े ही आसानी से टूटने वाले, कोमल जो शब्द लगे, यानी ऐसे शब्द जो कि बलहीन मिले, बलहीन यानी बड़ी कुछ मतलब बलहीन शब्द यानी बड़ी तुच्छता का प्रयोग, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो कि सर हमें आसानी से विभक्त होने वाले मिले, आसानी से विभक्त होने वाले मिले, यानी आसानी से टूटने वाले जो शब्द मिले, उन सभी शब्दों को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया। देखो ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, यानी जो बल है, जो बलहीन है वो स्त्री होगी। हम इस बात को नहीं मानते, हम इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन हमें मजबूरी बस इसको पढ़ना है। क्या है, मजबूरी। आजकल स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, चाहे भारतीय सेना हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी का क्षेत्र हो, चाहे अधिकारी बनने का क्षेत्र हो, चाहे भारत के राष्ट्रपति की क्यों क्यों ना बात हो। भारत के राष्ट्रपति जी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, स्त्री है, ठीक है ना, स्त्री है। चाहे वो सेना है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी, कुछ भी है, ठीक है। तो हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि जिसमें बल नहीं है, जो कोमल है, जो सरल है, वही स्त्री होगी, वही स्त्री होगी। लेकिन फिर भी हमें इसको इसी तरीके से पढ़ना है। अच्छा कि सर ऐसा क्या कि जो शब्द हमें कठोर मिले, जो शब्द सर हमें जटिल मिले, जो शब्द सर हमें बल के प्रतीक मिले, जो शब्द सर हमें रूढ़ मिले, जो शब्द सर ऐसे मिले जो आसानी से टूटने ना पाए, आसानी से टूटे नहीं, वो सभी शब्द पुल्लिंग में आ गए। वो सभी के सभी शब्द किसमें आ गए, पुल्लिंग में। इंडियन वुमेन टीम, बिल्कुल आपने सही कहा, इंडियन वुमेन टीम के एग्जांपल देखिए साहब, अच्छी बात है, ठीक है ना। वो सभी के सभी शब्द किसमें आ गए, वो सभी के सभी शब्द आ गए सर हमारे पुल्लिंग में। अब देखो जब इन 2 लाख से अधिक शब्दों को बांटा जा रहा था तो इस कैटेगरी पर हमने शब्द बांटे, इस कैटेगरी पर शब्द बांटे, फिर भी कुछ शब्द रह गए, फिर भी कुछ शब्द रह गए। और जो शब्द रहे हैं ना उनमें पैटर्न दिखा कि वो ज्यादातर पद के नाम है। इसके नाम है पद के नाम। और पद के नाम में दिक्कत ये है कि पद पर स्त्री भी कार्य कर सकती है और पद पर पुरुष भी। अगर कोई पद का नाम है तो पद पर कोई स्त्री भी कार्य कर सकती है, कोई पुरुष भी। जैसे मैंने एक पद लिखा, आप में से एक सीरीज आई थी, एक सीरीज थी पंचायत करके, देखिए ग्राम पंचायत फुलेरा सचिव जी, पंचायत करके एक सीरीज आई थी, देखिए पंचायत करके एक सीरीज थी, देखिए पंचायत, देखिए ना या नहीं देखी। अगर पंचायत सीरीज अगर आपने देखी है तब आपको पता होगा कि सचिव जी थे। अब जरूरी थोड़ी है कि सचिव के पद पर कोई स्त्री ही कार्य करेगी, कोई पुरुष ही कार्य करेगा, दोनों ही कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे नाम जो कि सर स्त्री और पुरुष यानी जितने भी पदों के नाम है वो समानता, हमने कहा कि ये अपवाद की श्रेणी है और हमने कह दिया कि इसको हम कह देंगे उभयलिंग। क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे उभय। उभय का मतलब होता है दोनों, कि जिस पर स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं अगर आपसे लिंग के प्रकार पूछे जाएं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं। ये तो एक अपवाद की कैटेगरी है। जैसे एक सवाल मैंने अगर आपसे कहा कि सर राष्ट्रपति, मुझे बताइए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी कौन है, तो उत्तर क्या होगा, तो सर उत्तर होगा हमारा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, यानी कोई स्त्री है, स्त्री है। इनसे पहले कौन थे, बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरुजी मुर्मू है, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू है, बहुत अच्छी बात है। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद कौन थे सर, ये पुरुष थे। यानी ये ऐसे पद का नाम है सर जहां पर क्या होगा, स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस पद पर बैठ सकते हैं। तो इसके लिए सर इस तरीके के पद किसके अंतर्गत होंगे, उभयलिंग, इसके अंतर्गत उभयलिंग। और उभयलिंग कोई सार्थक भेद नहीं है, ठीक है ना, ये बस एक अपवाद है, ये बस एक अपवाद है। और अगर उभयलिंग विकल्पों में ना हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल पूछा आपसे, यही सवाल है, सवाल क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर मुझे बताइए राष्ट्रपति का पद किस को संबोधित करता है, मतलब ए बी सी डी 4 विकल्प। मैंने कहा बताइए पुल्लिंग है क्या, मैंने बताइए स्त्रीलिंग है क्या, स्त्रीलिंग है क्या, मैंने कहा बताइए नपुंसकलिंग है क्या, तो मैंने कहा हमें ना पता गुरुजी। ऐसा सवाल मत पूछो हमसे, हमें ना पता गुरुजी, हमें ना पता गुरुजी। या फिर विकल्प क्रमांक ई, मैंने कहा गुरुजी गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, चलिए भैंस जा रही है हमारी तो पानी में, बचा लो, ठीक है ना। कि सर राष्ट्रपति का पद किसके अंतर्गत आएगा, मैंने उभयलिंग जानबूझकर नहीं दिया, उत्तर क्या होगा। तो सर राष्ट्रपति का जो पद है ना ये बलयुक्त पद है,
बलयुक्त मतलब कि सर ये ऐसा पद है जिसके अंतर्गत पावर अथाह है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी पावर वाले पद हैं, पावर वाले पद हैं, तो सर हम बोलते हैं राष्ट्रपति आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य क्या होगा, फिर ये जो नाम होगा ना, फिर पुल्लिंग को जाएगा, किसको जाएगा, पुल्लिंग को, यानी फिर शब्द के अकॉर्डिंग वह शब्द जाएगा। नपुंसक लिंग तो सर ऐसा कोई भेद ही नहीं होता, नपुंसक लिंग तो ऐसा कोई भेद नहीं होता भाई। हमने पहले ही कहा कि जब संस्कृत में विभाजन हुआ तो एक क्लीब वर्ग बना, क्लीब का अर्थ होता है नपुंसक, ऐसा कोई भेद नहीं होता हमारी हिंदी में, या तो स्त्री या पुरुष। लेकिन कुछ पदों के नाम ऐसे जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हैं, उसे बोलते हैं उभय। उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों, कि सर जहां पर दोनों ही होंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा फिर प्रायोरिटी पर, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस शब्द को खड़ी बोली में प्रयोग करके देखो। इस शब्द को, जो शब्द आपसे पूछा जा रहा है उसको खड़ी बोली में प्रयोग करो। खड़ी बोली सर कौन सी है, खड़ी बोली वो है जिसमें आपसे मैं बात कर रहा हूं, या खड़ी बोली वो है जिसमें आपकी किताबें छपी हुई हैं, खड़ी बोली वो है जिसमें आपके समाचार पत्र छपकर आते हैं, खड़ी बोली वो है जिसमें आप किसी अनजान व्यक्ति से जब मिलते हो ना, किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हो, तो उससे जिस भाषा में बात होती है ना, वो खड़ी बोली है। जैसे अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलोगे तो समानता उससे बड़ी ही अदब के साथ बातचीत की, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं कि नहीं है, बड़े अदब से बात होती है, वो खड़ी बोली है, ठीक है ना। यानी सर हम आम जीवन में जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी, जो भी मातृभाषा होगी, उसको बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा दही, क्या लिखा मैंने, दही। अब मुझे बताओ आपके यहाँ पर कैसे बोलते हैं, दही खाया जाता है, दही खाया जाता है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि सर दही खाई जाती है, क्या बोलते हैं, दही खाया जाता है कि दही खाई जाती है, क्या बोलते हैं भाई, यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, उत्तर बताओ। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, दही खाया जाता है कि दही खाई जाती है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ज्यादातर, अगर मैंने बिहार या ईस्ट यूपी की तरफ मैं अगर देखूं, जहां पर भोजपुरी का प्रभाव है, मैथिली का प्रभाव है, या मगही का प्रभाव है, वहां ज्यादातर लोग बोलते हैं कि दही खाई जाती है, क्या बोलते हैं, दही खाई जाती है, लेकिन गलत वाक्य है। दही खाई जाती है अगर आपने कहा तो समझो गई भैंस पानी में, उत्तर गलत हुआ। खड़ी बोली में ऐसा नहीं बोलते, खड़ी बोली में बोलते हैं दही खाया जाता है, और दही खाया जाता है तो हम बोलते हैं साहब दही पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, दही, दही पुल्लिंग शब्द है, दही खाया जाता है, दही खाया जाता है। तो आपको वह शब्द किसके अंतर्गत देखने का प्रयास करना है, वह शब्द देखना है खड़ी बोली में प्रयोग करना। कोई भी शब्द खड़ी बोली, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा गिलास, क्या लिखा सर मैंने, एक शब्द गिलास, मुझे बताओ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, कैसा शब्द गिलास, गिलास स्त्रीलिंग शब्द की पुल्लिंग, किसी न किसी वाक्य में प्रयोग करो, किसी न किसी वाक्य में। गिलास टूट गया कि गिलास टूट गई, गिलास गिर गया कि गिलास गिर गई, कौन सा सही है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। ये सर गिलास के बारे में बातचीत हो रही है तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, यानी ए है कि बी, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। जैसे गिलास गिर गया, गिलास टूट गया, ऐसे हम बोलते हैं, यानी ये वाला जो शब्द है ना सर पुल्लिंग की तरफ ज्यादा, पुल्लिंग ही है शब्द। लेकिन कहीं कहीं पर बोलते होंगे कि सर गिलास गिर गई, गिलास टूट गई, ऐसे बोलते होंगे, तो वहां क्या बोलते हैं, आपकी मातृभाषा में ठीक है, उसका सम्मान है। लेकिन जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बातचीत करी थी, कहीं पर लड़के को क्या बोलते हैं, लड़का बोलते हैं, कहीं पर लड़के को सर छोरा बोलते हैं, कहीं पर लड़के को बबुआ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं अपने से छोटे को, कहीं पर सर लड़के को टाबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाबर बोलते हैं, कहीं पर लड़के को मोड़ा बोलते हैं। लेकिन भारत सरकार को जब आपको एक पत्र लिखना होगा तो ना तो लड़के को मोड़ा लिखोगे, ना टाबर, ना बबुआ, वो लिखोगे जो खड़ी बोली में प्रयोग होता है, खड़ी बोली मानक है। आप लिखोगे लड़के को लड़का ही, तब जाकर पत्र स्वीकार होगा, ठीक है ना। आप यहाँ बोलते होंगे कि गिलास गिर गई, आप यहाँ बोलते होंगे कि दही खाई जाती है, ठीक है, सम्मान है उसका। लेकिन खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि गिलास गिर गया, दही खाया जाता है, ठीक है ना, दही खाया जाता है। जैसे देखो कुछ सवालों से आप समझ पाओगे। अभी हम इसके अपवाद पर भी आएंगे कि इसके कि पुल्लिंग के अपवाद क्या है, या कि सर वर्णों के अपवाद क्या है। लेकिन पहले जैसे देखो, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि आपको पुरुष जाति का स्मरण कराता हो, यानी पुरुष जाति का सूचक शब्द कौन सा है, ए बी सी डी। ऐसे अगर करोगे तब तो समझो गई भैंस पानी में। वाक्य में प्रयोग करो उसी शब्द को। जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि टोपी पहनी जाती है कि टोपी पहना जाता है, कि टोपी गिरा कि टोपी गिर गई, टोपी गिरा कि टोपी, या टोपी फट गई कि फट गया, सर ऐसे बोलते हैं कि टोपी गिर गई, टोपी पहनी जाती है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है ये, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक, अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द मिट्टी, क्या शब्द है ये, मिट्टी। अगर मिट्टी शब्द के बारे में बातचीत हो रही है तो मिट्टी शब्द क्या है, कि सर मिट्टी गिरा कि मिट्टी गिरी, या फिर मिट्टी फैला कि मिट्टी फैली, या मिट्टी उड़ा कि मिट्टी उड़ी। सर जैसे आंधी आई है तो मिट्टी बहुत सारी उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, रही है का प्रयोग क्या है, रही है का प्रयोग है तो सर स्त्रीलिंग है। नदी शब्द के बारे में बातचीत हो तो नदी, कि नदी बहती है कि बहता है, नदी बहती है कि बहता है, सर जी नदी बहती है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। पर पानी जो शब्द है, पानी पिया जाता है, जाता है का प्रयोग होगा, ना कि जाती है। वाक्य में प्रयोग करो। अगला सवाल मैं कहूं इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, कि बताइए पुरुष जाति का कौन सा शब्द है, वाक्य में प्रयोग करो। जैसे मैंने कहा भिखारी, ज्यादातर जो ईकारांत शब्द होते हैं, यानी ईकारांत यानी ऐसे शब्द जो बड़ी ई पर अंत होते हैं या छोटी ई पर भी अंत होते हैं, उन्हें कहते हैं ईकारांत। बड़ी आ पर अंत होते हैं आकारांत। तो सर इसका मतलब क्या है, ज्यादातर छोटी या बड़ी ई पर अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ज्यादातर, सभी के सभी नहीं, ज्यादातर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा मैंने कहा बचपन अच्छा था कि बचपन अच्छी थी, बचपन अच्छा था कि बचपन अच्छी थी, कि भाई मेरा बचपन बहुत अच्छा था। कभी ऐसा बोलते हुए किसी को सुना है कि बचपन अच्छी थी। अच्छा मैं कहूं उम्मीद की जाती है कि उम्मीद किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि उम्मीद किया जाता है, सर उम्मीद की जाती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है उम्मीद, उम्मीद की जाती है, ठीक है ना। मैं कहूं आशा की जाती है कि आशा किया जाता है, आशा की जाती है, सर स्त्रीलिंग शब्द है ये। और मैं कहूं कि बचपन, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, ये पुल्लिंग शब्द है। मैं कहा ये स्त्रीलिंग शब्द है बेकारी, ध्यान रखिएगा, जो आप सोच रहे हैं हो सकता है कि वो उत्तर ना हो, वाक्य में प्रयोग करो उसको, ठीक है ना। इसमें और उम्मीद की जाती है स्त्रीलिंग शब्द है, वाक्य में प्रयोग करो तुरंत उस शब्द को। जैसे उभयलिंग वाला शब्द कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, अगर उभयलिंग कोई सार्थक भेद नहीं है, अगर फिर भी कोई सवाल बन रहा है ना तो कोई ना कोई पद का नाम होगा, क्या होगा, कोई ना कोई पद का नाम होगा, ऐसा पद जिस पर स्त्री और पुरुष दोनों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष, दोनों ही उस पद पर आरूढ़ यानी बैठ सकते हो। सर खरगोश, खरगोश तो सर हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। अगर ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उनका स्त्रीलिंग अगर बनाना होना तो उनके आगे मादा शब्द जोड़ना पड़ता है, कि सर मादा खरगोश। अच्छा मैं कहूं सचिव एक ऐसा पद है सर, ये पद का नाम है, पद का नाम है तो स्त्री और पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं, ये उभयलिंग हो सकता है सचिव। अभी बात कर रहे थे इनके बारे में। अच्छा मैंने कहा इन दोनों शब्दों, इन शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, पुल्लिंग शब्द, वाक्य में प्रयोग करो सभी शब्दों को। कोयल कूक रही है या कोयल कूक रहा है, सर कोयल कूक रही है, कोयल गाती है, कोयल गाता है नहीं कहते हम, कोयल गाती है तो स्त्रीलिंग। सर बिल्ली आई, बिल्ली कूदी, आई कूदी, बिल्ली आया, बिल्ली कूदा, ऐसे नहीं कहते। सर ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने कहा विधवा, विधवा का मतलब क्या है, विधवा का मतलब है एक ऐसी महिला जिसके पति का स्वर्गवास हो चुका है, कि विधवा आ रही है, विधवा जा रही है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं कहते कि विधवा आ रहा है, विधवा जा रहा है, नहीं। सर ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन नंदोई, नंदोई शब्द कौन है, नंदोई शब्द का अर्थ होता है कि जो आपके पति की छोटी बहन है वो नंदोई, उसका पति जो होगा वो नंदोई होगा। इसका मतलब सर ये पुल्लिंग शब्द है। मेरा उत्तर क्या होगा, विकल्प क्रमांक बी, ये पुल्लिंग शब्द है। अगर मैं और आगे की तरफ चलूं, इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, सदैव पुल्लिंग में ही। मैं जरा एक फाइल भेजूं, ठीक है ना, यहाँ पर एक फाइल भेजूं, उस फाइल को जरा देखना, ठीक है ना। मैं जरा एक फाइल भेजूं, कहाँ गया फोन, फाइल का नाम, ठीक है रुको।
उससे ना इस तरीके के शब्दों पर और अच्छी पकड़ बन जाएगी। आप कहेंगे तो हम वो भी फाइल अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना? 1 मिनट बस, ठीक है ना? 1 मिनट बस मैं फाइल सेंड कर दूँ यहाँ। यहाँ फाइल सेंड कर दूँ। यहाँ बस फाइल सेंड कर दूँ, ये रही साहब आपका। रुको 1 मिनट, ठीक है ना? 1 मिनट रुको। देखो, एक ये मेरे ही नोट्स हैं, ठीक है ना? ये मेरे ही नोट्स हैं लिंक के, कि लिंक का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिंक का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ी-सी ब्राइटनेस कम करूँ, मैं थोड़ी-सी ब्राइटनेस कम करूँ, देखो जरा। कि सर ये है कि वे शब्द जिनको जो किसी संज्ञा की पहचान कराएँ, अर्थात संज्ञा के जिस रूप के द्वारा पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। आपकी परीक्षा में इस परिभाषा का कोई औचित्य नहीं है, बस समझ में आना चाहिए पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति। कि जैसे सर मैंने कहा लड़का पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, कुत्ता पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, इत्यादि इत्यादि। ठीक? कि सर 2 भेद होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इत्यादि इत्यादि। देखो यहाँ पर कुछ शब्द है, यहाँ पर कुछ शब्द है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ। कि सर देखो यहाँ पर देखा। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि क्या है, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। सदैव पुल्लिंग अर्थात जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ आपसे कि मैंने कहा कौवा, कौवा क्या है सर? कौवा का क्या कोई स्त्रीलिंग होता है क्या? कौवे की पत्नी को कोई कहोगे? नहीं। सर कौवे की पत्नी मतलब कौवा की पत्नी कौवा ही होगी। लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती से इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो सर आप इसके आगे मादा शब्द जोड़ सकते हो कि मादा कौवा। ठीक है ना? खरगोश, खरगोश को खरगोशनी नहीं कहते, मतलब इसकी पत्नी को खरगोशनी नहीं कहते, कोई शब्द नहीं है खरगोशनी, ठीक है ना? फिर हम बोलते हैं मादा खरगोश, अगर जबरदस्ती से स्त्रीलिंग बनाना पड़े तो। मादा शब्द जोड़ते हैं, यानी ये ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। मैंने कहा भेड़िया, भेड़नी नहीं कहते, तोता की पत्नी को तोती नहीं कहते, ठीक है ना? अच्छा मैंने कहा सुअर की पत्नी को सूअरी नहीं कहते, सर मादा सुअर कहते हैं। उल्लू की को उल्लुवानी नहीं कहते, ऐसे कोई शब्द नहीं होते, ठीक है ना? मादा जोड़ते हैं। पक्षी, पशु, बाघ, खटमल, मच्छर, गरुड़, अच्छा मच्छर की पत्नी को मच्छरी नहीं कहते, मादा मच्छर कहते हैं। जैसे मादा एनाफिलीज, ठीक है ना? आप पढ़ते होंगे। जैसे गैंडा को गैंडी नहीं कहते, मादा गैंडा ही बोलते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? ये हमेशा पुल्लिंग में होने वाले शब्द हैं। इसी आयाम पर यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। कि सर मछली, एक शब्द क्या है? मछली। मछली हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। मछली के पति को मछला नहीं कहते, ठीक है ना? मछला नहीं कहते। जबरदस्ती से अगर इसका पुल्लिंग बनाना पड़े तो आप नर शब्द जोड़ सकते हो आगे। क्या जोड़ सकते हो? नर, कि भाई नर मछली है, ठीक है ना? मैंने कहा मक्खी के पति को मक्खा नहीं कहते। मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। सर मैना, छिपकली, लोमड़ी, मकड़ी, चील, तितली, गिलहरी, दीपक। अच्छा ये दीपक नहीं है, ये दीमक है, माफी चाहूंगा। ये शब्द क्या है? ये शब्द दीमक। दीमक हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। संतान इत्यादि, ये शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जबरदस्ती से बनाना पड़े तो आप क्या बनाओगे? नर शब्द यहाँ पर जोड़ोगे, ठीक? हम सर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कहा हमेशा ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, यानी आप उसका स्त्रीलिंग कभी देख नहीं पाओगे। अच्छा केंचुए की पत्नी को केचुआनी कहते हैं क्या? या केचुई कहते हैं, क्या कहते हैं? केचुआ ही एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। केचुआ भी, ठीक है ना? केचुआ भी किसमें प्रयोग होता है? भाई केचुआइन तो नहीं कहते, जैसे केंचुई नहीं कहते, ठीक है ना? जैसे हमें पता है नातिन का पुल्लिंग बन सकता है नाती, मुझे पता है घोड़ा का स्त्रीलिंग बन सकता है घोड़ी, बाघ का बन सकता है बाघिन, लेकिन केचुआ का स्त्रीलिंग कुछ होता ही नहीं। ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। ये रहा विकल्प क्रमांक 1 केचुआ। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक केचुआ। ठीक है ना? अच्छी बात है। इसे कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हालांकि ये सवाल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का है ही नहीं। ये आपसे इतना पूछ रहा है कि बताओ कवित्री लिखते कैसे हैं? हम सभी जानते हैं कि कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, लेकिन लिखते कैसे हैं? ये शुद्ध अशुद्ध वाला सवाल है कि बताओ कवित्री कैसे लिखते हैं, ठीक है ना? कि बताओ कवित्री कैसे कहते हैं? मतलब कवित्री कैसे? तो कवित्री लिखने का जो शुद्ध तरीका है ना, क वा पर कोई मात्रा नहीं होती, या पर मात्रा होती है छोटी ई की, और वो जो अंत में ता है ना, ता पर बड़ी ई की मात्रा होती है, ऐसे लिखते हैं। यानी क व यित्री होता है कवित्री। डी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? डी। कि सर कवि का जो स्त्रीलिंग होगा ना वो ये डी। सबका गलत है लगभग। कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है कि सर जी ए ही उत्तर होगा, कवित्री होता है, नहीं होता। ये यहाँ पर वा पर कोई मात्रा नहीं होती। ध्यान रखिएगा स्त्रीलिंग रूप में। विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर। अगला सवाल देखो। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? क्या उत्तर करोगे आप? कि हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? कि सर अनगिनत होते हैं क्या? 4 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं? सर हमने तो जाना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर कह रहा हूँ उभयलिंग कोई भेद नहीं है कि कहीं उसको भेद मानकर 3 भेद कर दो, नहीं, वो एक अपवाद है। और अपवाद तो अपवाद ही होता है, और वो अगर अपवाद नहीं है तो तब सर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में से एक ही उत्तर करना है, ठीक है ना? अच्छा अगला सवाल कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ध्यान से उत्तर करिएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या उत्तर करेंगे सर हम नेता का स्त्रीलिंग? जैसे नेता का स्त्रीलिंग नेतानी, नेताइन, नेताणी, नेत्री। जो सार्थक शब्द है ना वो तो है नेत्री। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द तो नेत्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेताइन बोलते हैं भाव के आधार पर। अरे नेताइन, जैसे मैं कहूँ सेठ की पत्नी को क्या कहते हैं? सेठ की जैसे सेठ एक शब्द है, सेठ की पत्नी को क्या कहते हैं? सेठानी। अच्छा इसी तरीके से डाकिया की पत्नी को क्या कहेंगे? डाकिया की पत्नी को क्या कहेंगे? हमारे कंप्यूटर जी मुझसे बोले कि सर डाकिया की पत्नी को हम क्या कहें? तो मैंने कहा जैसे सेठ की पत्नी है उसको बोलते हैं सेठानी, डाकिया की पत्नी को डाकनी, डाकिया की पत्नी डाकनी। ऐसा सुनकर हमसे हमारे कंप्यूटर जी चले गए अपनी चिट्ठी लेने। इनकी कोई पोस्ट आई थी और उस समय वहां पर पोस्टमैन साहब नहीं थे, यानी डाकिया साहब नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी थी। उनकी धर्म पत्नी थी, कंप्यूटर जी खड़े थे नीचे और इनकी धर्म पत्नी मतलब डाकिया की धर्म पत्नी थी ऊपर। तो कंप्यूटर जी नीचे से चिल्ला रहे हैं, अरे वो डाकनी, अरे डाकनी, मेरी एक चिट्ठी आई होगी या मेरा एक लेटर आया होगा, अरे वो डाकनी, मेरी एक चिट्ठी आई होगी। अब जैसे ही उसकी धर्मपत्नी ने सुना कि मुझे कोई डाकनी कह रहा है, डाकनी का मतलब होता है बहुत बड़ी चुड़ैल। जैसे ही उन्होंने सुना कि भाई कोई मुझसे डाकनी कह रहा है, सोचो कंप्यूटर जी के साथ क्या हुआ होगा। और तो डाकिया भी अपने हाथ साफ कर रहा है या आस पड़ोस वाले भी अपने हाथ साफ कर रहे हैं। तो गलती से भाव में बहकर ऐसे बोलना नहीं है कि जैसे सेठ की पत्नी सेठानी है तो डाकिया की पत्नी डाकनी। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में। सर डाकिया जो शब्द है ना ये हमेशा पुल्लिंग वाला शब्द है, जबरदस्ती से इसका स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा तो आगे जोड़ोगे मादा। क्या जोड़ोगे? मादा। कि सर मादा डाकिया है वो, ठीक है ना? डाकनी नहीं, ठीक है? अच्छी बात। कि सर नेता, नेता को इसी तरीके से नेता नहीं, नेत्री शब्द होता है जो शुद्ध रूप होता है, तो ठीक है ना? अच्छी बात है। देखो प्रिया, प्रिया का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? प्रिया का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया का स्त्रीलिंग, प्रिया का स्त्रीलिंग सर प्रिया का स्त्रीलिंग प्रिया क्या होगा? प्रिया। ना प्रियतम, ना प्रिय, ना प्रियसु, ये शब्द तो शुद्ध ही नहीं है। प्रियतम हाँ, ये विशेषण शब्द हो जाएगा फिर अवस्था बताने के लिए। और ये कौन सी अवस्था होगी जहाँ पर तम का प्रयोग होता है? हमने विशेषण में पढ़ा होगा, इसको उत्तम अवस्था कहते हैं, अगर याद होगा तो आपको, ठीक है ना? अगर आपको याद होगा तो, ठीक है? शनिवार को आपका रिवीजन करवाया जाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा आज वार क्या है? आज बृहस्पति है, आज बृहस्पति यानी गुरुवार है आज, कल है फ्राइडे। ध्यान रखना सैटरडे को टेस्ट है, 40 सवाल आएंगे टेस्ट में और 40 अच्छा सैटरडे को टेस्ट लेंगे, कल आपका टेस्ट है, कल तक पढ़ पाओगे? सैटरडे को फिर उसका रिवीजन करवा देंगे। क्या कि सर कल आपका एक टेस्ट लेने का प्रयास करते हैं, फिर सैटरडे को करवा देंगे रिवीजन, अगर आप इच्छुक हो तो। जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं कल उसका टेस्ट एक 40 सवाल का होगा, ठीक है ना? कल एक 40 सवाल का टेस्ट होगा। कितने सवाल का? कल सैटरडे को टेस्ट,
सैटरडे को टेस्ट करोगे या फिर कल करोगे? तो ठीक है, सैटरडे को करना है, अगर कल इच्छा नहीं है तो सैटरडे को, ठीक है ना? सैटरडे को एक टेस्ट करेंगे हम शनिवार के दिन, ठीक है ना? हम सर शनिवार के दिन एक टेस्ट करेंगे 40 सवालों का, और वो 40 सवाल होंगे अच्छे खासे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, और जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं रिवीजन करने का कार्य आपका है। ठीक है गुरुजी, आज तो मेरी पहली क्लास है पहली क्लास है साहब, अब ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मेरा नाम प्रिया है, कल ही टेस्ट करोगे, कल ही करोगे? देखो मेरा व्यक्तिगत मत है, टेस्ट अगर करना है तो कल कर लो, परसों फिर मैं कंप्लीट टॉपिक का ना आपको रिवीजन करवा दूंगा, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं अभी तक। एक क्विक रिवीजन सभी का 1 घंटे में करने का शायद हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो इस शनिवार की जगह टेस्ट हमारा है कल, सभी विद्यार्थी ध्यान दो, कल टेस्ट है, जितने भी टॉपिक है चाहे रात को, अच्छा देखो समय मिल जाए तो रात को पढ़ना, या फिर अगर मॉर्निंग में समय मिले तो मॉर्निंग में सभी को रिवाइज करके आना। कल टेस्ट है 40 सवालों का, ठीक है ना? हम टीम को बोल देंगे कि टॉपिक वॉपिक चेंज कर देगी टीम, और कल टेस्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टेस्ट। परसों फिर सैटरडे को फिर मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ कराने टॉपिक कल टेस्ट के लिए, ठीक? कल टेस्ट के लिए, कल टेस्ट, ठीक है ना? दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल। अरे सुधर जाओ रे, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में उत्तर मत दो अभी। पांचवा सवाल, इतना बड़ा बड़ा लिख कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा ये देवी देवताओं, अभी टेस्ट चल रहा है, इसलिए कृपया उत्तर कमेंट बॉक्स में ना दें, ठीक है ना? अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उत्तर दें, धन्यवाद, ठीक है? तो कृपया करके अपने नोटबुक में उत्तर करना है कि भाई 5वें सवाल का उत्तर क्या होगा या 6वें सवाल का उत्तर क्या होगा। छठवां सवाल, 7वां सवाल, 8वां सवाल, 9वां सवाल, 10वां सवाल, 11वां सवाल, 12वां सवाल, नहीं मानोगे, ठीक है ना? नहीं मानोगे, आप मान जाओ, ऐसा हो कैसे सकता है, ठीक है? मैं बोल तो रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में उत्तर मत करो रे। 13वां सवाल, कमेंट बॉक्स बंद कर दो, हम बस बात तो यही है कि हम कमेंट बॉक्स बंद कर नहीं सकते, और अगर हम कमेंट बॉक्स बंद कर दें उसकी बात ही कुछ अलग है। 14वां सवाल, आप सभी लोग ना जो सीरियस हो वो अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो, ठीक है ना? कमेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कर रहा है उसको करने दो, अब क्या ही कहूँ, ठीक है ना? देखो सुनो, ये वास्तविक रूप से कुछ-कुछ गलत बातें होती हैं बैच की, क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो मेरे दिमाग में एक छवि बन रही है बिहार के स्टूडेंटों को लेकर, क्या चाहते हो कि मैं जब इस बैच का समापन करूँ तो एक ऐसी छवि मेरे दिमाग में रहे कि मैंने विद्यार्थियों से कहा था कि कमेंट नहीं करने, और फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये केवल और केवल आपके भले के लिए है, क्यों? क्योंकि हम एक निश्चित मूल्यांकन पर पहुँच नहीं पाएँगे, ना हम इसका आइडिया लगा पाएँगे कि किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और किस पर नहीं। उसका आइडिया तब लगेगा जब हमें वास्तविक स्कोर पता चलेगा। अगर आपके कमेंट के साथ किसी एक भी विद्यार्थी को ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं भई इसका उत्तर
या बी होगा, और अगर उसने चेंज कर लिया तो फिर क्या ही फायदा फिर टेस्ट का, ठीक है ना। कृपया करके कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं करने हैं, बस 40 सवालों को देख लो, और 40 सवालों को देखने के बाद फिर खूब कमेंट बॉक्स में उत्तर करना। मैं खुद कहूंगा कि अब बताओ मुझे इसका उत्तर आपने क्या किया, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन आपको खुद मैं भी कराऊंगा, लेकिन पहले इन 40 सवालों को देख लो, ठीक है ना। देखने के बाद तब उत्तर करने हैं, खूब खूब करना उत्तर, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। पहले टेस्ट हो जाने दो, अन्यथा फिर आगे से हर एक टेस्ट बंद, ठीक। आगे चलो देखो 15वां सवाल। 16वां सवाल। 17वां सवाल। 18वां सवाल। 19वां सवाल। 22वां सवाल। अच्छा देखो रुको जरा, ये सवाल थोड़ा थोड़ा सा कौन सा, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उत्तर बताओ, बिल्कुल ठीक है। तो सवाल हो गया। 24वां सवाल। 26वां सवाल। 27वां सवाल। 28वां सवाल। 29वां सवाल। 30वां सवाल। 36वां सवाल। ठीक है, तो देखिए जाएंगे 39वां सवाल। 40वां मतलब आखिर का सवाल, ठीक है ना, आखिर का सवाल। अब आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए, ठीक है ना। अब आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए, हालांकि कितना भी बोलूं मैं, मानने वाले तो आप है नहीं, क्यों, क्योंकि सर जी ना, हम तो कमेंट बॉक्स में मानना है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अगर ऑफलाइन ही क्लास होती ना, कि करते समय अगर किसी भी सवाल में डाउट होगी सर जी इसका उत्तर ये क्यों होगा, ठीक है ना, उस सवाल पर वहीं के वहीं स्टार बनाने का प्रयास करना है। पहले आंसर की को कंप्लीट होने दो, होने देने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ किस सवाल को डिटेल में लेकर चलें। तो जिस सवाल पर आपने अपना स्टार बना के रखा है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसी सवाल को फिर डिटेल में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिए, सबसे पहले एक क्विक इसकी आंसर की करते हैं, ताकि हमने कितने सही किए कितने गलत किए इसके बारे में हमें आइडिया हो जाए। देखो ये 40 सवाल थे, 40 सवाल की आंसर की, पहले सबसे पहले आंसर की करना, ठीक है ना। इस तरीके के सवालों का सबसे अच्छा तरीका हमने बताने का प्रयास किया कि डी को चुनो, किसको चुनो, डी को। ये सर मैना, मैना एक पक्षी है, अगर मैना कहने से एक पक्षी का बोध नहीं होता, कहीं भी मैना होगी सभी का बोध होगा, यानी जाति है। मैना शब्द होगा सर जातिवाचक संज्ञा, यानी सर डी का होगा 3, डी का 3 सर यहाँ पर था, पहले वाले का उत्तर होगा सर सी। अगर आपने पहले का उत्तर सी किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बेसवानी में। अच्छा, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, इसका मूल शब्द होता है ये है। अगर दूसरे वाले का उत्तर बी, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, अनिश्चयवाचक के दो मूल शब्द होते हैं, एक तो चाय में कुछ गिर गया है, दरवाजे पर कोई आया है, कुछ और कोई, चाय में कुछ गिर गया है नहीं पता चला क्या है, दूसरा में नहीं पता, तीसरे का एक, चौथा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में सर्वनाम के शब्द पूछे गए तो हिंदी में मूल सर्वनाम के शब्द होते हैं 11, चौथे का सी। पांचवी की बात करें संबंधबोधक सर्वनाम का कहां पर प्रयोग हुआ है, संबंधबोधक सर्वनाम का प्रयोग कहां पर हुआ है, किन वाक्यों में हुआ है। देखो कि सर जो सोएगा सुख होएगा यहाँ हुआ है, जिसने परिश्रम किया वैसा फल हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त सभी वाक्यों में सर इसका प्रयोग हुआ है। पांचवे का उत्तर डी। छठवां संयुक्त सर्वनाम, जब दो या दो से अधिक सर्वनाम मिलकर किसी एक सर्वनाम का निर्माण करें तो उस स्थिति को संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ये अलग सर्वनाम है, ये अलग, दो या दो से अधिक मिलकर एक सर्वनाम का निर्माण कर रहे हैं, विकल्प क्रमांक डी। अगला सवाल, भूतकाल का उदाहरण, भूतकाल का उदाहरण सर समय का चयन करती है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया अगर भूतकाल में है तो इसका मतलब क्या होगा, हाथी है तो भूतकाल, यानी सर सातवें का उत्तर डी। आठवां, वाक्यों में भविष्यकाल, भविष्यकाल के अंत में सर गागी के का प्रयोग होता है, मैं कल, कल मतलब आने वाला कल, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये सब भविष्यकाल का एग्जांपल है, ठीक, यानी सर 8 का उत्तर ए। 9 की बात करें कि सर पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल वे खा रहे हैं, है का प्रयोग है सर क्या, है का प्रयोग वर्तमान काल को दर्शा रहा है, और वर्तमान काल में भी क्रिया हो रही है, तात्कालिक वर्तमान किसी को अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। वे गए, अंत में कोई सहायक क्रिया नहीं है,
इसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। वे सोकर उठे हैं, अभी अभी उठे हैं, आसन भूतकाल। वे आए थे, इसका मतलब क्या होगा? पूर्व भूतकाल। यानी सर 9 का उत्तर क्या होगा? ए। आगे बढ़ो। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। यानी अगर वह आ जाए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। मेरी चिट्ठी उसे दे दी गई है, ऐसा नहीं है, दे देना मतलब आने वाले समय में दे देना। अगर वह आ जाए तो संभाव्य भविष्यकाल है क्या? अच्छा देना, ठीक है भाई। संभाव्य वर्तमान काल इसका सटीक उत्तर होगा। अच्छा, दे दी जाएगी तो तब वहां पर संभाव्य भविष्य होता है। इसका उत्तर क्या होगा? सी। 10 का उत्तर सी। इनमें से कौन सा प्रमाणवाचक? प्रमाण का अर्थ होता है मात्रा, जहां पर मात्रा पता चलती है। कौन सा प्रमाणवाचक नहीं है सर? देखो, सेब की मात्रा, पानी की मात्रा, जमीन की मात्रा के 50 गज है सर। तारे तो गिनने के लिए प्रयोग होते हैं। अनगिनत तारे यानी अनिश्चय वाचक, संख्यावाचक विशेषण, यानी अनिश्चय संख्यावाचक के अंतर्गत है, जहां से अनिश्चितता का बोध होता है, ठीक है ना। आटे में थोड़ा नमक, सर नमक की मात्रा थोड़ी, कितनी थोड़ी नहीं पता, ठीक है ना। अनिश्चित प्रमाणवाचक विकल्प क्रमांक ए। तारे का ए। विशेषण की विशेषता, प्रविशेषण, सर 13 का उत्तर सी। सर 14 चंद्र रुपए, सर रुपये की संख्या, कि चंद्र रुपए 10,000, 20,000, 2 रुपए, 4 रुपए, कितने रुपए नहीं पता चला। चंद्र रुपए मतलब सर इसको कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक है क्या? अनिश्चित संख्यावाचक। चंद्र रुपए कितने रुपए हमें नहीं पता, ठीक है ना। यहाँ पर कि सर कई लोग मतलब 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, नहीं पता कितने लोग, ये भी अनिश्चयवाचक होगा। आगे बढ़ो। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। यहाँ पर सबसे, ये वाले शब्द क्या है कि वाक्य में सबसे शब्द का प्रयोग क्या है? देखो, सबसे शब्द का प्रयोग ऐसे हुआ है कि सर जो नदी है ना, नदी सर चौड़ी है। चौड़ी सर क्या है? इसकी विशेषता यानी विशेषण है। विशेषण की भी विशेषता की सर सबसे चौड़ी है, प्रविशेषण है। विकल्प क्रमांक ए सर इसका सही उत्तर होगा। 16 चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा सर संख्यावाचक विशेषण है और संख्यावाचक में भी क्रमवाचक, कि भाई चौथा व्यक्ति। अगला सवाल, मैं अगर कहूं यह कुत्ता मेरा है, अगर मैं कहता हूं कि यह कुत्ता, कुत्ते की तरफ इशारा कर रहा हूं, संज्ञा और सर्वनाम एक साथ नहीं आ सकते। अगर आ रहे हैं तो फिर सर्वनाम नहीं, फिर विशेषण होगा, क्योंकि इशारा करने के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। विकल्प क्रमांक बी, 17 का उत्तर बी। अगला सवाल, कोई बच्चा, सर संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आ नहीं सकते, ये भी सर सार्वनामिक विशेषण होगा। ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर है, ये बी, इसका उत्तर बी। 19 कौन सा शब्द विशेषण अव्याकरणिक है? देखो, उपेक्षा मतलब अपेक्षा का उपेक्षित होता है। उत्साह का हतोत्साह, ये तो विलोम शब्द है सर, ये तो विलोम शब्द इसका विशेषण नहीं बनेगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान होगा तो सर क्या होगा? उसको काल कहते हैं। निम्नलिखित में से प्रेरणाटक कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से कार्य को कराता है। कि सर गिरना तो मूल क्रिया होती है, लेकिन गिराना उसने किसी को गिरा दिया, यानी ये प्रेरणाटक क्रिया है। गिरना देखो, अगर ऐसे कोई होता गिरना, अगर ये तो मूल क्रिया होती कि सर गिराना, यानी अब किसी को गिराया है, इसका द्वितीय रूप बनता गिरवाना। क्या बनता? गिरवाना। आगे चलो भाई, क्रियात्मक संज्ञा सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है, एक वचन पुल्लिंग, सी इसका सही उत्तर होगा। 23 कौन सी संयुक्त क्रिया है? कौन सी संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? देखो, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का भेद है। संयुक्त क्रिया के भेद पढ़े थे अर्थ के आधार पर 11 भेदों में से अवकाश है, नित्यता है, निश्चय है, नाम बोधक कोई नहीं होता। संयुक्त क्रिया के 11 भेद पढ़े थे हमने। कितने भेद पढ़े थे? 11। और उन 11 भेदों में से ये नाम बोधक कोई भेद नहीं होता, ठीक है ना। कि सर आरंभ समाप्ति, कि सर जहां से संयुक्त क्रिया में कार्य की शुरुआत, कार्य की समाप्ति, जहां से बड़ी मुश्किल से के बाद कार्य हो, वो अवकाश है। इन सभी को पढ़ा। अगला सवाल, कि सर सकर्मक क्रिया, सर जितनी भी आम बातें होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? अकर्मक होती हैं। ठीक है ना। हाँ, मुझे पता है साउंड नहीं आ रहा, ठीक है ना। एक सर आए थे, उनसे मैं थोड़ी सी बात कर रहा था, उसके लिए तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। सर सकर्मक, देखो सबसे बड़ी बात की अकर्मक क्रिया अपने आप होने वाली है, यानी कोई भी आम बात है वह अकर्मक। सर मुस्कुराना आम बात है, अकर्मक है। सर चलना आम बात है, अकर्मक है। सोना आम बात है। लिखना आम बात कब से हो जाएगी? लिखना आम बात नहीं होगी भाई। लिखने को आप चिट्ठी लिखो, पत्र लिखो, किताब लिखो, कुछ भी लिखो, आम बात नहीं है। 20 का सही उत्तर होगा। आगे चलो, हथियाना चिकनाना, सर हाथ से बनी है हथियाना, चिकना यानी विशेषण से बनी है चिकनाना। ऐसी कोई क्रिया मतलब ऐसी कोई क्रिया जो कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बने, उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। विकल्प क्रमांक 30 इसका उत्तर होगा। केवल अभी के लिए ना, अभी के लिए अपने उत्तरों को मिलाओ और जिस सवाल में डाउट हो उस पर तुरंत एक स्टार बनाते हुए चलना। अंत में मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा कि बताओ कि सवाल को डिटेल में लेकर चलें, खूब चलेंगे उसकी डिटेल में, लेकिन पहले अपनी आंसर की मैच करो। पुस्तक के बिना, सर कारक चिन्ह के बाद अगर कोई अव्यय जोड़ा गया होगा तो उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, और संबंध में भी संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। सर ये होगा विकल्प क्रमांक सी, ठीक है ना। अनुबंध जो होता है ना, वो कारक के परिवर्तित रूप के, सॉरी, संज्ञा या क्रिया के परिवर्तित रूप के बाद जोड़ा गया होगा। जैसे किसी निम्नलिखित वाक्य में से संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। सर देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है? कारक चिन्ह, इसके बाद एक अव्यय, ये विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर, ये संबंध बोधक अव्यय है। कटोरे भर उसने खीर खाई, देखो यहाँ पर क्या है? कटोरा। सर कटोरा शब्द होता है मूल रूप से, तो ठीक है ना। ये सब परिवर्तित रूप है। कटोरे का परिवर्तित रूप क्या है? कटोरे। इसके बाद एक अव्यय जोड़ा गया है भर, यानी सर यहाँ पर क्या होगा? अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, ये सर भर। विकल्प क्रमांक 20 इसका सही उत्तर होगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हुए कि सर जहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए किसी अव्यय का प्रयोग होता है ना, इसका मतलब समुच्चय बोधक अव्यय है सर वो। विकल्प क्रमांक 20 इसका सही उत्तर होगा। समुच्चय बोधक अव्यय पूछा था, विकल्प क्रमांक बी। आगे चलो, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मय? देखो अनुमोदन सूचक, देखो यहाँ पर तो साधु शब्द को आपने रिपीट किया है, ये विस्मय बोधक हो ही नहीं सकता। अनुमोदन हम बोलते हैं जहां से किसी को पुकारने के लिए, किसी का अनुमोदन। बाप रे बाप, ये तो सर आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक। शाबाश, ये सर हर्ष बोधक है, ये है हर्ष बोधक, शाबाश, ये है आश्चर्य। ये होगा कि हे राम, मैंने राम को पुकारा। जहां से किसी को पुकारते हैं इसका मतलब उसका अनुमोदन, ठीक है ना। विकल्प क्रमांक बी। निम्नलिखित में से प्रशंसा सूचक विस्मय बोधक, जहां से प्रशंसा, बाप रे बाप, ये तो सर आश्चर्य है, शाबाश, ये सर हर्ष है। ये क्या है? ये हर्ष। साधु साधु, ये कोई नहीं। सुंदर, सुंदर क्या है? अद्भुत, सुंदर, ये है प्रशंसा, ठीक है ना। ये है प्रशंसा। हर्ष क्या है? हर्ष प्रशंसा। देखो ये शाबाश कोई प्रशंसा नहीं है, ये हर्ष को दिखाने का प्रयास करता है कि क्या बात है, ये शाबाश, है ना, शाबाश। अच्छा देखो गलती होगी, क्यों? उसने कहा है अव्यय। क्या कहा है उसने? अव्यय। और अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका उत्तर क्या होगा? ये हर्ष के लिए आएगा, क्योंकि देखो ये सुंदरता बताएगा, ये उसकी प्रशंसा करेगा और प्रशंसा करेगा, लेकिन सुंदर शब्द विशेषण है। अगर मैं कहूं राधा सुंदर है, अगर राधा सुंदर होगी तो इसका उत्तर क्या होगा? राधा की विशेषता है सर, ये विशेषण, अव्यय तो है ही नहीं। अव्यय तो ये है शब्द, ऐसा शब्द जो हर एक स्थिति में आएगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अव्यय। विकल्प क्रमांक सी, इसको करेक्ट करना, ठीक है ना। इसको क्या करना? करेक्ट करना। 31 के उत्तर को करना सी। गलती से शायद पहली स्थिति में देखने पर प्रतीत होता है कि सर ये प्रशंसा है, ठीक है ना, बिल्कुल प्रशंसा है, लेकिन सर प्रशंसा होने के साथ साथ नहीं, अव्यय नहीं है, ये अव्यय नहीं है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय जरूर, मतलब ये अव्यय है ही नहीं, है तो प्रशंसा, और ये है हर्ष, ये अव्यय है तो अपराइटिव उत्तर। विकल्प क्रमांक सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? देखिए दिन को करने वाला, दिवाकर भी कहते हैं, प्रभा यानी उजाला करने वाला। हिमकर का मतलब क्या है? कि सर हिम का अर्थ होता है बर्फ, कर का अर्थ एक अर्थ किरण भी होता है, जिसकी किरणों में बर्फ यानी शीतलता छुपी हो, यानी जिसकी किरणें शीतलता दायक हो, उसे कहते हैं हिमकर। और हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा, हिमकर का मतलब है चंद्रमा, यानी विकल्प क्रमांक सी चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला सवाल, कि सर निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? पानी में जन्म लेने वाला, अरविंद भी कहते हैं, उत्पल भी कहते हैं, पानी देने वाला। पानी देने वाला तो सर बादल है, ये तो सर बादल का पर्यायवाची है, इसका उत्तर क्या होगा? डी। 33 का डी। कि सर निम्नलिखित में कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? कि सर देखो जल देने वाला बिल्कुल है, घन भी कहते हैं, अब्र भी कहते हैं, लेकिन पानी में जन्म लेने वाला ये तो सर कमल का
का पर्यायवाची है। तोयज किसको कहते हैं? तोयज कहते हैं पानी को। पानी में जन्म लेने वाला कमल, ऊपर वाला पानी देने वाला बादल हो सकता है। आगे चलो, प्रेरणार्थक क्रिया बुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। बुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। 36 निम्नलिखित में से पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। देखो, क्या पहाड़ चल सकता है? जो चल नहीं सकता। ये पेड़ और पर्वत दोनों का पर्यायवाची बनता है, ठीक है ना? ये तो है। जैसे पहाड़ को अद्रि कहते हैं, यहाँ से माता पार्वती के पर्यायवाची बने थे अद्रिजा इत्यादि इत्यादि। गिरिजा, गिरि भी पर्वत को ही कहते हैं, पहाड़ को, कि गिरिधर, गिरि को उठाने वाला। सर जो चल नहीं सकती, ये शब्द है अचला। जो चले, अचला कहते हैं पृथ्वी को। अचला कहते हैं, अरे चला कहते हैं पृथ्वी को। 20 का सही उत्तर होगा, ठीक है ना? अच्छा, सम्मुख, सम्मुख का होता है विमुख। सम्मुख का अर्थ होता है आंखों के सामने, विमुख का अर्थ होता है आंखों के विपरीत। वक्ता, श्रोता से इसका विलोम शब्द होगा, ठीक है ना? ये स्वर्ग, स्वर्ग का क्या होगा? नरक। मैंने कहा सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत कम, स्थूल का अर्थ होता है विशाल का। 40 का उत्तर ये। अब गोली की स्पीड के साथ सत्य बोलना, ठीक है ना? सत्य से मेरा तात्पर्य है भले ही एक सवाल सही हुआ हो, ठीक है ना? बोलना कि सर जी मेरा उत्तर ये है, ताकि हम एक निश्चित मूल्यांकन पर पहुंच सके कि सर जी कितना स्कोर बन रहा है 40 में से। 40 में से फटाफट से गिनो कि कितने सवाल में लुटे डूब चुकी है, क्या स्कोर बन रहा है? 35 का क्या बोले सर? देखो 35 का जो सही उत्तर होगा ना, ये हो जाएगा ए, विकल्प क्रमांक, ठीक है ना? 35 का उत्तर हो जाएगा ए। गुरुजी टूनी जी का आ रहा है, गुरुजी 25 आउट ऑफ 40 ये स्कोर, और फिर 27 आउट ऑफ 36, सर 36 अटेम्प्ट किए हैं, 27 स्कोर है। और सर जी 15 आउट ऑफ 40, सर जी 15 आ रहा है 40 में से, और 29 सही है सर। कितने सही है? 29 सही है आउट ऑफ 40। और सर जी 13 सही है मेरे तो। कितने सही है मेरे तो? 13 सही है सर 40 में से। और सर जी 36 सही है जी मेरे 40 में से। और 31 सही है सर 40 में से। और सर जी 21 सही है, 7 सही है सर। सर जी 7 सही है 40 में से, सर 21 सही है 40 में से। और 27, 35, 21, 17, 31, 25, 32, 22, 30, सर 23 सही है 40 में से। क्या बात है? सर 19 सही है, 16 सही है सर, 40 सही है सर, 40 सही है 40 में से। आउट ऑफ यू 27 सही है, 18 सही है सर जी मेरे तो। कितने हैं? 18, 18 के साथ और अगर मैं देखूं सर जी 17, 24 सही है सर जी मेरे तो। 24 सही है सर जी मेरे 40 में से। 35 सही, क्या बात है सर जी मेरे तो 35 सही है 40 में से। देखो जरा, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से। इसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसको आप ठीक तरीके से पढ़ते और कर नहीं पाते। एक सवाल, सिंगल सवाल ऐसा नहीं था कि जिसको आप ना पढ़ें और उसका उत्तर आपसे ना हो। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस किसी का भी स्कोर 38 से कम है, ठीक है ना? जिस किसी का भी स्कोर 38 से कम है, मैं उसको अभी तैयार नहीं मानता, ठीक है ना? मैं उसको अभी तैयार नहीं मानता। मेहनत करनी है, या तो रिवीजन नहीं हुआ, या रिवीजन हुआ है तो या जल्दबाजी में हुआ है। पढ़ कर आए थे? नहीं आए होंगे। जिस किसी का भी स्कोर 38 से कम है, सब एक तरफ से फेल, एक तरफ से, ठीक है ना? जिस किसी का भी स्कोर 38 से कम है तो, ठीक है ना? अब कम से कम एक वादा करने का प्रयास करना है, क्या कि सर जी भले ही इस बार का स्कोर मेरा 7 रहा है, अगली बार जब भी सैटरडे को या कभी भी अगर टेस्ट होगा तो सर इस 7 को 9 या 10 करने की हिम्मत सर मुझे दिखाने का प्रयास करना है। मैं बिल्कुल कहने का प्रयास ये नहीं कर रहा कि 7 का भी 70 कर दो, ना ना ना, कि भाई इस 7 का कम से कम 9 या 10 तो करने का प्रयास करना है, कम से कम 9 या 10। अगर किसी का स्कोर 31 है तो कम से कम 32 या 33 करने का तो प्रयास उसको करना है, और वो कर सकता है, कर सकता है। किसी का स्कोर 25 है तो कम से कम 27 या 28 या 26 करने का तो प्रयास करना है, और ये संभव है केवल रिवीजन से। केवल इनमें से एक सवाल ऐसा नहीं जिसको आप ना कर पाए, मैं नहीं मानता, क्योंकि सब पढ़ाए गए हैं। दा का अर्थ मैंने बताने का प्रयास किया है, जा का अर्थ मैंने बताने का प्रयास किया है। इनमें से हर एक सवाल आपको बताने का प्रयास किया है, और फिर भी अगर उत्तर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी गई भैंस पानी में, ठीक है ना? गई भैंस पानी में। कल जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ लिए हैं ना, उन सभी का रिवीजन करवाएंगे हम। तो बताओ किस वाले सवाल को डिटेल में लेकर चलें, ठीक है ना? किस वाले सवाल को डिटेल में, किस पर डाउट है आपको? किस सवाल पर आपने स्टार बनाने का प्रयास किया है कि सर जी इसकी डिटेल में चलिए? 15 के, अच्छा डेविड जी ने कहा है कि गुरु 15वें सवाल को लो पहले तो, लो भाई पहले 15 लो, ठीक है ना? 15 देखो, भारत की सब, देखो हाँ देखो एक अच्छा सवाल है, देखो जरा यहाँ पर देखो 15वें सवाल को डिटेल में लेकर चलते हैं, ठीक है ना? 15 देखो जरा कि सर भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। हमसे पूछा गया कि सर ये जो सबसे का प्रयोग हमने किया ये क्या है? देखो कि हमें पता चलता है कि सर हम नदी की विशेषता बता रहे हैं। नदी की विशेषता कैसे? कि सर नदी चौड़ी है, तो चौड़ी शब्द क्या होगा? चौड़ी शब्द हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा? विशेषण। अच्छा चौड़ी से भी काम नहीं चला, चौड़ी मेरी सबसे चौड़ी, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। सेम कंडीशन कि सर यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर जो नदी है वो लंबी है। लंबी शब्द क्या होगा? ये भी सर विशेषण है कि नदी की विशेषता, नदी की विशेषता कैसे लंबी है, और लंबी में भी सर सबसे लंबी है, ये भी क्या होगा? प्रविशेषण। यानी जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। विकल्प क्रमांक बिल्कुल ठीक होता है। और कोई सवाल 31वां सवाल लो कि सर 31वें सवाल पर हम बातचीत करें। अच्छा क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक काव्य नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखो ये एक अच्छा सवाल है, पहली बार में देखने पर हमारी भी बुद्धि भ्रमित सी हो गई थी कि सर जी अगर मैं इस वाले सवाल को देखूं तो मुझे क्या पता चलता है कि अगर आपने लिखा है सुंदर, लेकिन सुंदर जो शब्द है ना ये अव्यय नहीं है, सुंदर शब्द आ जाता है विशेषण, ठीक है ना? जैसे अगर मैं कह दूं राधा सुंदर है तो राधा की विशेषता बताने वाला ये शब्द सुंदर, सुंदर शब्द अव्यय नहीं है, और अव्यय नहीं है तो सर फिर ये होगा, फिर ये मूल रूप से हर्षबोधक है। मूल रूप से क्या है? हर्षबोधक। लेकिन फिर सर हमारी मजबूरी है कि फिर हमें ये उत्तर करना पड़े। बाप रे बाप, ये तो सर आश्चर्यजनक शब्द है, ये तो आश्चर्यजनक शब्द है। साधु साधु ये कोई विस्मयादिबोधक काव्य नहीं है, ये तो आवृत्ति वाले शब्द हैं कि रिपीट हो गए। ये शब्द विशेषण है, और विशेषण अव्यय कैसे होगा? कुछ नहीं, ठीक है ना? ये वाला शब्द फिर इसके अकॉर्डिंग है सर 9, 10 और 14। अच्छा 9, 10 और 14 को देखो भाई, एक सवाल है 9, इसमें डाउट है, इसको डिटेल में लो कि निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल ठीक है? देखो ना कि मैंने कहा कि है का प्रयोग है, है का प्रयोग वर्तमान काल करता है। एक मिनट जरा, है का प्रयोग क्या करता है? है का प्रयोग करता है सर वर्तमान काल। कि सर जी इसका उत्तर क्या होगा? वर्तमान काल होगा। और वर्तमान काल में भी ना काम चल रहा है, खा ही रहे हैं, इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, और अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। वे गए अंत में सहायक क्रिया नहीं है तो सर इसको कहते हैं सामान्य भूतकाल, क्योंकि समान सहायक क्रिया नहीं है। वे सोकर उठे हैं, अभी अभी उठे हैं, इसको कहते हैं आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल। कि सर वे आए थे यानी आ चुके हैं, इसका मतलब सर ये पूर्ण भूतकाल है। हमसे एग्जांपल किसका पूछा गया था? पूर्ण भूतकाल का। बिल्कुल सही है, विकल्प क्रमांक ए। अच्छा 9 के बाद 10 भी था क्या? वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। हाँ कि सर अगर वह आई हो यानी संभावना हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, संभाव्य वर्तमान है, बिल्कुल ठीक है, संभाव्य वर्तमान है, ये संदिग्ध नहीं होगा, क्योंकि आप ना यहाँ पर खुद चाह रहे हो कि भाई वह आए, तभी तो आपने चिट्ठी लिख कर दी है। अगर 50-50% संभावना होती है कि सर आएगी कि नहीं, तब तो संदिग्ध की स्थिति होती। संभाव्य सर जहाँ से 90% कार्य होने की संभावना हो, आप चिट्ठी लिख चुके हो और आपका मन है कि भाई वह आए तो उसे चिट्ठी दे देना होगा, जो वैसे भी संभाव्य को बताने के लिए होता है, ठीक है ना? आई हो तो दे देना, संभाव्य वर्तमान काल। अच्छा सवाल था। और 14
14 देखो भाई, 14 देखो, 14 चंद रुपए। हाँ सही तो है। देखो यहाँ पर दो जगह है सर, किसका प्रयोग है? विशेषण का। रुपये की विशेषता सर चंद रुपए है, और लोगों की विशेषता की सर कई लोग हैं। और कई लोग हैं, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, मुझे नहीं पता। यानी संख्या तो है लेकिन अनिश्चित है। देखो कई लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग, मुझे नहीं पता। ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा, बिल्कुल ठीक है कि सर रुपये को गिनते हैं यानी संख्यावाचक तो है, लेकिन कितने रुपए हैं? 10,000, 20,000, 50,000 नहीं पता चला। संख्या का जहां से निश्चित आकलन नहीं है। अगर मैं कहता कि 50,000 रुपए बचाने के चक्कर में 20 लोगों को संसार होना पड़ा, तो सर वहां पर निश्चित संख्या होती कि 50,000 वहां 20 लोग, तब मैं कहता कि सर जी ये निश्चित संख्यावाचक होता। लेकिन कितने रुपए हैं, कितने लोगों को संसार होना पड़ा, मुझे नहीं पता, तो मैंने कह दिया अनिश्चित संख्यावाचक है। 21 बता दो सर, 21 पर आओ भाई, 21 देखो, 21 की प्रेरणार्थ क्रिया। हाँ ये भी अच्छा सवाल था। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि देखो मैंने एक शब्द लिखा है लिखना, क्या लिखा है? लिखना। ये सर लिखना, ये राम लिखता है, तो ये तो सर मूल क्रिया है। लिखना मतलब सर ए खुद लिख रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं लिखाना, अगर मैं कहूं लिखाना, अब मैं लिखा रहा हूं, यानी अब ए बी को लिखा रहा है, ये प्रेरणार्थ क्रिया होगी। ये कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थ क्रिया होगी, ठीक। और अगर मैं कह दूं लिखवाना, ये भी प्रेरणार्थ क्रिया होगी, लेकिन अभी प्रेरणार्थ क्रिया का चरम बिंदु है, इसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थ। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हम कहते हैं। सेम ये सर एक क्रिया होती है गिरना। क्या क्रिया? गिरना। ये गिरना और गिराना, ये गिरना तो सर ये खुद गिरा, ये मूल क्रिया है। लेकिन अगर आपने कहा कि गिराना, गिराना मतलब अब ए ने बी को गिरा दिया, ये प्रेरणार्थक है। अब ये खुद नहीं गिरा, ए ने बी को गिरा दिया। अगर मैं लिख दूं गिरवाना, गिरवाने का मतलब ये है कि बी, अब ए ने बी को भेजा सी को गिरवाने के लिए, इसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या कहते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक। हमसे पूछा था कि प्रेरणार्थक कौन सी क्रिया? ये है सर गिराना। अगर यहाँ पर एक क्रिया होती है ना गिरना, तो ये तो मूल क्रिया होती, लेकिन गिरना नहीं थी सर, गिराना थी। हम किसी को गिरा रहे हैं, इसका मतलब ए बी को गिरा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अच्छा सवाल है, ठीक है ना? चलिए मैथ की क्लास से पहुंचो, ठीक है ना? मैथ की क्लास से पहुंचो, अपने आप से वादा करो कि सर जी चाहे चाहे हमारा स्कोर 1 रहा हो, अगला जब भी टेस्ट हम देंगे ना, तो प्रयास रहेगा कि 1 का 3 अंक करना, ठीक है ना? एक स्कोर को 3 में परिवर्तित करना। पहुंचो क्लास में, पहुंचो मैथ की क्लास में, ठीक है ना? पहुंचो मैथ की क्लास में, ठीक। पहुंचो पहुंचो पहुंचो, ठीक है ना? पहुंचो मैथ की क्लास में सब लोग, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल। कल आपका कंप्लीट टॉपिक जितने भी हमने पढ़े उसका रिवीजन करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। पर आपकी हमारी बातचीत चल रही थी लिंग, और लिंग के ना कुछ अपवाद होते हैं, और अपवादों से अक्सर सवाल आते हैं। जैसे जैसे देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जितने भी महीनों के नाम होते हैं, महीनों के नाम अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, ज्यादातर जो महीने के नाम है वो सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे कि सर जनवरी, मई, जुलाई, और एक और महीने का नाम है जिसका नाम है फरवरी, ठीक है ना? ये फरवरी ना यहाँ से हटकर नीचे की तरफ आएगा। ऐसे नाम जो कि बड़ी ईकारांत होते हैं या ईकारांत होते हैं वह स्त्रीलिंग में आते हैं, ये अपवाद है, ठीक है ना? बाकी के जैसे चैत, वैसा, जेठ, मार्च, ये सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक। अच्छा मतलब नक्षत्रों में ग्रहों के नाम ये सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य पुल्लिंग है, चंद्र पुल्लिंग है, राहु, शनि, आकाश सभी पुल्लिंग है। एक अपवाद है सर पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। इसके बाद अगर हम बातचीत करें अनाजों के नाम, अनाजों के नाम जैसे कि सर गेहूं, बाजरा, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। इसके अंतर्गत अपवाद है कि मक्की, ज्वार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ना? ज्वार कि सर ज्वार बोई जाती है कि ज्वार बोया जाता है, ज्वार खाई जाती है कि ज्वार खाया जाता है। सर जी ज्वार बोई जाती है, ज्वार खाई जाती है, ठीक है ना? ज्वार खाई जाएगी, अपवाद है। मैंने कहा अरहर की जो दाल है ना ये स्त्रीलिंग में आती है, मूंग की जो दाल है ये स्त्रीलिंग में आती है, बाकी के सभी पुल्लिंग, ठीक। द्रव और अन्य पदार्थों के नाम जैसे शरबत है, दही है, दूध, तेल, पानी, ये सभी के सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी हैं सर पुल्लिंग। कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं जैसे चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये कुछ अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। इसके साथ कुछ और चीजों पर ध्यान दो। एक सवाल आता है वर्णमाला को लेकर कि वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं वो कैसे होंगे। इसे वर्णमाला के जितने भी लेटरों की बात करें वो सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। सभी के सभी कैसे होते हैं सर? सभी के सभी पुल्लिंग यानी पुरुष जाति वाले होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं, और अपवाद सर कैसे? अपवाद के लिए सर 3 लेटर ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं, एक छोटी ई, एक सर बड़ी ई, और री से ऋषि, ये स्त्रीलिंग होते हैं, यानी अपवाद, यानी सामान्य नियम से हटकर अपवाद, उसे कहते हैं अपवाद, ठीक। ये अपवाद होते हैं, ये अपवाद है सभी के सभी, ठीक है साहब? डन, ये स्थिति हो गई, है ना? मदरा, मदरा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना? मदरा पिया जाता है, गलत, मदरा पी जाती है, स्त्रीलिंग शब्द मदरा। ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। सामान्य सी बात है, कोई भी शब्द उसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए खड़ी बोली में। जैसे एक शब्द मैंने लिखा, मुझे बताइए, एक शब्द है अदालत, क्या शब्द है? अदालत। उत्तर बताओ। अदालत स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग? लो, अदालत जो शब्द है सर ये स्त्रीलिंग शब्द है या ये पुल्लिंग शब्द है? इसको वाक्य में प्रयोग कर लिए गए ना, तब तो उत्तर सही हो जाए। किसी वाक्य में प्रयोग करो, किसी वाक्य में प्रयोग करो इस शब्द को और देखो कि ये शब्द कैसा है, बताओ। अदालत कैसा शब्द है? अदालत पुल्लिंग शब्द है। अच्छा पहले किसी ने किसी वाक्य में प्रयोग करके देखो इस वाले शब्द को। अच्छा अदालत बंद हुई कि अदालत बंद हुआ, कौन सा ठीक है? अच्छा अदालत की कार्रवाई शुरू करें, अदालत की कि अदालत का? अदालत की प्रयोग करते हैं कि अदालत का? अदालत की। अदालत बंद हुई कि बंद हुआ? तो ये अदालत बंद हुई, हुई यानी स्त्रीलिंग शब्द है, गलती से पुल्लिंग करना नहीं है इसको, वाक्य में प्रयोग करो सीधा कि अदालत सर बंद हो गया, गलत वाक्य, अदालत बंद हो गई, ठीक है ना? अदालत की कार्रवाई शुरू करो, अदालत की, मैंने नहीं कहा कि अदालत का, अदालत का कार्रवाई नहीं, अदालत की कार्रवाई शुरू करिए, ठीक है? इसका मतलब सर ये जो शब्द है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है ये, ठीक है ना? जैसे मैं अगर आपके सामने एक और शब्द रखूं, एक और शब्द अगर, अरे एक और शब्द रखा जाए आपके सामने और मैंने आपसे कहा कि भाई चयन करिए ये शब्द कैसा होगा, मैंने कहा चटनी, क्या कहा मैंने? एक शब्द चटनी, उत्तर बताओ। और एक शब्द कहा था मैंने तेल, ये दो शब्द है, दोनों तरल पदार्थ है, एक है सर चटनी स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, और एक ये शब्द तेल कि सर ये स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ, इनका उत्तर क्या होगा? जैसे चटनी ईकारांत शब्द है, वैसे भी किसी वाक्य में प्रयोग करो कि चटनी खाई जाती है कि चटनी खाया जाता है। सर खाया जाता है तो गलत है, चटनी खाई जाती है। कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाइना से आकर चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चंदू की चाची को चटनी चटाई, चटनी चटाई, चटनी चटाया नहीं, ठीक है ना? यानी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है? इसलिए हमने कारक चिन्हों के शॉर्टकट के रूप में इसको पढ़ा था। तेल, अच्छा तेल गिर गया कि तेल गिर गई, तेल लगाया कि तेल लगाई, सर तेल लगाया यानी ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द दोनों। अच्छा चटनी शब्द ना स्त्रीलिंग है, दोनों पुल्लिंग नहीं है, चटनी स्त्रीलिंग है, चटनी स्त्रीलिंग, तेल पुल्लिंग। अच्छा मैंने एक शब्द कहा, एक शब्द बताओ जरा मुझको, जैसे मैं अगर कह दूं खरगोश, क्या कहा है सर मैंने? खरगोश, एक शब्द लिखा खरगोश, या एक शब्द लिखा जी मैंने दीमक, बताओ ये शब्द कैसे है? सर खरगोश एक शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग शब्द है?
स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? एक शब्द दीमक, कि सर ये स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है? उत्तर बताओ। खरगोश और दीमक, इन शब्दों को जितनी अच्छी तरीके से आप वाक्य में प्रयोग करके लेकर चले गए तो शब्द उतना ही अच्छा आपका उत्तर। सर खरगोश, खरगोश सर सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है, और दीमक, दीमक सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है ना। अगर आपसे कहे कि भाई खरगोश का स्त्रीलिंग बनाओ, जबरदस्ती बन सकता है कब? जब आगे आप माता जोड़ दोगे, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। दीमक कि सर इसका पुल्लिंग बन सकता है जब इसके आगे दर जोड़ दोगे, यानी ये वाला जो शब्द है ना खरगोश, ये सदैव स्त्रीलिंग वाला शब्द है, और दीमक जो खरगोश, खरगोश सर सदैव पुल्लिंग वाला शब्द है, और दीमक सदैव स्त्रीलिंग वाला शब्द है, ठीक। खरगोश सदैव पुल्लिंग वाला शब्द, जैसे केंचुआ शब्द हमने पढ़ा था, केंचुआ सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ऐसे नहीं। एक सवाल के उत्तर बताओ, अन्यथा भटक जाओगे, ठीक। एक सवाल का उत्तर बताओ जरा। मेढक का बताओ मुझे, मेढक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेढक का मेढक नहीं होगा क्या? मेढकी, मेढका, मेढक, उत्तर बताओ। तो सर एक शब्द मेढक स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग, मतलब इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है ना। इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विकल्प प्रयोग भी मेढकी बोलते हैं सर उसको। मैंने कहा निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द मतलब कि जो सर स्त्री जाति का प्रयोग करे, वाक्य में प्रयोग करो चारों शब्दों को। जैसे मैंने कहा बकरी, बकरी घास खाती है कि खाता है? सर खाती है, खाती है तो इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सर जैसी जाति है यही स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा नायक, नायक आ रहा है, नायक जा रहा है, जा रहा है, जा रही है नहीं, यानी सर ये पुल्लिंग शब्द है। मैं कहता हूं गायक गा रहा है, गा रही है नहीं। पुजारी जी जा रहे हैं, पुजारी, पुजारी हालांकि इकारांत शब्द है लेकिन स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग शब्द है कि पुजारी आए, पुजारी जी आए, उनका स्वागत हुआ, ठीक है ना, ये भी पुल्लिंग शब्द है। बकरी स्त्रीलिंग शब्द है। एक और सवाल, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? भाई विधुर जो शब्द है ना, एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। पुरुष यानी सर ये पुल्लिंग शब्द है। तो सर एक ऐसा शब्द ढूंढो जिसका पति मर गया हो, तो सर उसे कहते हैं विधवा। विधवा है क्या कहीं? सर ये रहा विकल्प क्रमांक विधवा, ये सर इसका उत्तर होगा। एक और सवाल, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? उत्तर बताओ। गायक, गायक गा रहा है, गा रही है नहीं। गायक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायिका कहीं है क्या? सर गायिका, विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा। भाई गायिका नहीं होता है, गायिका होता है, यानी इसमें छोटी की मात्रा आती है, इसकी मात्रा आती है छोटी की। गायिका एक शब्द होता है। एक और सवाल देखो, मैंने कहा आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? उत्तर बताओ। आचार्य एक शब्द है, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सर केवल आचार्य होगा, ई आचार्य होगा, आचार्य होगा कि आचार्थी होगा? सर आचार्थी तो कोई शब्द ही नहीं है, ई आचार्य कोई सार्थक शब्द नहीं है, आचार्य का आचार्य नहीं सर आचार्य बोलते हैं फिर उसको। विकल्प क्रमांक सी सर इसका उत्तर होगा, आचार्य होगा, यानी जो 3 में लिखा है वो इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चारों को प्रयोग करो वाक्य में। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? जैसे देखो मैंने कहा प्रार्थना, प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थना किया जाता है? प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थना किया जाता है? यदि प्रार्थना की जाती है मतलब स्त्रीलिंग शब्द है सर ये, प्रार्थना की जाती है। अच्छा मैंने दक्षिणा दी जाती है कि दक्षिणा दिया जाता है? कि मैंने भिखारी को दक्षिणा दे दी कि दे दिया? दे दिया गलत, दक्षिणा दी जाती है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा मैंने कहा असरफी बांटी जाती है कि असरफी बांटा जाता है? सर असरफी बांटी जाती है, असरफी होती है, होता है नहीं, ठीक है ना। ये असरफी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ऊन। ऊन एक ऐसा शब्द है जो कि लगता है कि स्त्रीलिंग है लेकिन नहीं है। कि सर ऊन काटी जाती है, गलत, यानी ऊन की खेती होती, मतलब ऊन यानी जो भेड़ की खाल से हमें या भेड़ के बालों से जो हमें प्राप्त होती है, ऊन काटा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऊन निकाला जाता है किससे? भेड़ के बालों से। ऊन पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग समानता जो नॉर्थ वाले छात्र हैं, जो नॉर्थ इंडिया वाले या फिर जो वेस्ट बिहार वाले छात्र हैं, वो ऊन को बोलते हैं कि ऊन काटी जाती है या ऊन से सिलाई होती नहीं, ऊन से, ऊन पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वाक्य में प्रयोग करो सभी को। मैंने कहा मूर्खता, निद्रा, सुंदरता, कपट। अब देखो ध्यान देखना, मूर्खता, मूर्खता की जाती है कि मूर्खता किया जाता है? मूर्खता, सर मूर्खता एक भाववाचक संज्ञा है, मूर्खता की जाती है, किया जाता है नहीं, स्त्रीलिंग शब्द है मूर्खता। निद्रा आ रही है कि आ रहा है? निद्रा यानी नींद, निद्रा आ रही है कि आ रहा है? सर निद्रा आ रही है यानी नींद आ रही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता होती है कि होता है? सुंदरता व्यक्त की जाती है कि व्यक्त किया जाता है? सही, सुंदरता होती है, सुंदरता भाववाचक शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। कपट, कपट किया जाता है, कपट किया जाता है, यानी कपट जो शब्द है ना ये पुल्लिंग है। कपट किया जाता है। इस तरीके के वाक्यों में या इस तरीके के शब्दों में जरूरी है कि सर हमारे खड़ी बोली पर थोड़ी सी पकड़, खड़ी बोली अर्थात जिस भाषा में आपकी किताबें लिखी हैं वो वाली भाषा। अगर मैं आपसे कहूं प्रिया का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहां तक तो हम कर ही चुके थे। प्रिया का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सर प्रिया, 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 ओ प्रिया, ठीक है ना, वही वाली प्रिया, ठीक है ना, प्रिया। अच्छी बात है, अगले टॉपिक चलते हैं। अगला जो टॉपिक है साहब वो है जी आपका वचन। और वचन से कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि आंखों में चमक आ जाए कि गुरुजी शादी होगी, जब शादी होगी तो 7 वचन लूंगा, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर जी से जब मैंने पूछा कि वचन का मतलब क्या है, कितने